चलिए, क्लास 10th का इतिहास का एक नया चैप्टर, सॉरी हिंदी का ना, हिंदी का एक नया चैप्टर, परंपरा का मूल्यांकन, जिनके लेखक हो गए रामविलास शर्मा। ठीक है, सबसे पहले हम रामविलास शर्मा के बारे में जानते हैं कि वो कैसे कवि थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनके जीवन के बारे में भी कुछ बातें। ठीक है, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उनकी कौन कौन सी रचनाएं अभी भी प्रकाशित है, इन सब चैप्टर पे चलते हैं। तो आप देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। ठीक है, गांव का नाम है उच्च गांव। क्या नाम है? उच्च गांव सानी, छोटा सा गांव है उच्च गांव सानी, उन्नाव में पड़ता है। और यह कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। 1932 में ये बीए किए थे, लगभग 20 साल के बाद ना बोरे, 20 साल के बाद क्या किए थे? बीए। और 1932 में बीए करने के बाद 1934 में ये अंग्रेजी विषय से क्या किए थे? एमए, लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहां से हुआ? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो गांव ध्यान रखिएगा, जगह ध्यान रखिएगा, बीए कब किए थे ये ध्यान रखिएगा, और 2 साल के बाद एमए किए कौन विषय से ये याद रखिएगा, और किस कॉलेज से किए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ऑब्जेक्टिव के लिए सब है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1934, हाँ 1900 कहां तक चले गए? 1934। 1934 के बाद जो 1938 हमने लिखा, तो 1934 से लेके 38 के बीच में ना ये शोधकर्ता बने थे। शोधकर्ता मतलब खोजने वाले, कोई चीज नई चीज खोजने वाले। ठीक है, तो ये शोधकर्ता बने थे। और 1938 में फिर आए, तो 1943 तक यह अंग्रेजी पर क्या रहे? अध्यापक। अंग्रेजी विषय के क्या रहे? वो रहे अध्यापक रहे। 1900 कहां तक? 43 तक। ठीक है, किस विश्वविद्यालय में? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में ही रहे। ठीक है, उसके बाद 1971 तक, कहां तक बोले? 1971 तक यह कॉलेज का नाम है बलवंत राजपूत कॉलेज। क्या नाम बोले? बलवंत राजपूत कॉलेज। और यह पड़ता है आगरा में। कहां पड़ता है बुआरे? आगरा में। कॉलेज का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां पर भी यह अध्यापक रह चुके थे। बाद में क्या किए? आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। फिर इसके बाद ये आगरा विश्वविद्यालय क्या बने थे? कुलपति। और आगरा विश्वविद्यालय के जो कुलपति बने थे ना, तो यह नाम ध्यान रखिएगा, वहां का क्या कहते? के एम हिंदी। कौन संस्थान का नाम था बोरे? के एम हिंदी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता। के एम हिंदी संस्थान में यह निर्देशक भी बने थे। और वहीं से 1974 ईस्वी तक यह सेवानिवृत्त हुए। कब तक बोरे? 1974 ईस्वी तक। लिखे नहीं? चलिए, कहाँ है? 71 है, 1974 का है। 1974 यहीं से वो सेवानिवृत्त मतलब पद से हटे अब। ठीक है, तो इनका जीवन काल बता दिए 1912 से कहां तक बोरे? 1934 तक। के एम हिंदी संस्थान का नाम। ठीक, 1949 से 53 तक ना यह भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ जो होता है उसके यह महामंत्री रह चुके थे। तो कहाँ के महामंत्री रह चुके थे बारे? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के कब से कब तक? 1949 से 53, 4 साल तक ना। फिर 30 मई 2000 को इनका दिल्ली में क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, इनकी अगर भाषाएं देखी जाए जिन्होंने रचना की है, हालांकि ये सब कुछ इंग्लिश से की, लेकिन हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो रचनाएं है, मतलब भाषा की जो इनका लिखा गया है वो बहुत ही तार्किक और तथ्य से भरा हुआ। मतलब इनके हर विचारधारा में तार्किक बातें होती है, तथ्य से भरा होता है, और वह साफ साफ दिखाई देता है, मतलब पारदर्शी भाषाएं होती है। ठीक है, इनको कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे निराला का साहित्य साधना पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुरस्कार क्या क्या मिल चुका था। इनकी कुछ रचनाएं भी है। रचनाएं क्या क्या है ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र मोस्ट है,
प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, यह भी मोस्ट है, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ठीक है, भारत की भाषा समस्या, यह भी मोस्ट है, नई कविता और अस्तित्ववाद, संरचना का नाम है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये भी मोस्ट है, विराम चिन्ह पूछा गया है, बड़े भाई, भारत के प्राचीनतम भाषा परिवार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। तो इसमें कुछ टॉपिक जो मोस्ट था मैंने बता दिया, ये सब उनकी रचना थी, और इनकी रचना में दो चीज ज्यादा मिलती है, एक तो मिलती है मार्क्सवाद का सिद्धांत, मतलब मार्क्सवाद पढ़ाए थे, ठीक है, और एक मिलता है राष्ट्रवाद। क्या मिलता है बोले? राष्ट्र। इनकी मतलब साहित्य की जो रचना होती है उन दोनों में, उनमें यह मार्क्सवाद और राष्ट्रवाद ज्यादातर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, यह जो संपादन हुआ है परंपरा का मूल्यांकन किंचित से, और यह क्या है? निबंध, किंचित ही ना है, देख लेते हैं, पाठ के निबंध प्रस्तुत परंपरा का मूल्यांकन निबंध, इसी नाम की पुस्तक से, मतलब परंपरा का मूल्यांकन का पुस्तक नाम से किंचित, मतलब यह जो निकला है यह परंपरा का मूल्यांकन ही किताब का नाम, ठीक है, उसी से यह क्या है? संपादन, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हो गया लेखक का परिचय, लेखक के परिचय के बाद हम चलते हैं चैप्टर पर। तो लेखक का परिचय समझने में कोई दिक्कत है ना? है? चैप्टर का पहले नाम पे आ जाते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। आखिर इस परंपरा का मूल्यांकन का अर्थ क्या है, समझ लीजिए। परंपरा क्या होता? जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपना रहे हो, जैसे मेरे पूर्वज होली कभी मनाए, आज भी होली हम मना रहे, दिवाली कभी मनाया गया तो आज भी हम दिवाली मना रहे, तो यही हुआ परंपरा, ठीक है। और मूल्यांकन का मतलब हुआ कि आप, जैसे हम ही कॉपी का मूल्यांकन करते हैं ना, तो किसका नंबर कितना आया वही ना देखते हैं। तो परंपरा जो प्राचीन घटनाएं जो अभी तक आ रही है, या प्राचीन साहित्य जो अभी तक लिखी जा रही है, वह कितना सही है और कितना गलत है, यही ना मूल्यांकन करता है। मतलब उसका गुण बताना और दोष बताना, यही मूल्यांकन हो गया। इसका मतलब है कि जो साहित्य प्राचीन समय से चलते आ रही, वह कितना सही है और कितना गलत है, यही इस चैप्टर में बताया गया। कोई दिक्कत समझने में? परंपरा का मूल्यांकन समझ में आ गया? चलिए, साहित्य, इसमें बात मैं करूंगा किसका बुआरे? साहित्य का। आखिर ये साहित्य क्या होता है? तो साहित्य क्या होता है कि वह किसी भी भाषा में लिखा गया या बोला गया बातें, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, संस्कृति छुपा होता है, या जो संस्कृति का प्रचार करता है। संस्कृति समझ में आता है? जैसे हड़प्पा का सभ्यता मैंने पढ़ाया था, सभ्यता संस्कृति समझ में आ रहा होगा बुआरे। तो यह जो साहित्य होता है, यह संस्कृति का प्रचार करने का एकमात्र साधन होता है। यह किसी भी भाषा में लिखी जा सकता है, किसी भी बोली, मतलब किसी भी लैंग्वेजेज में यह लिखी जा सकता है, या बोली जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, ठीक है, ताकि इसकी भाषाएं अलग अलग रहेगी, तब ना हर एक जगह इसका विस्तार होगा। क्या? तो चलिए, तो साहित्य क्या होता है समझ में आ गया बुआरे। जो आदमी साहित्य में चाहता है क्या, हम युग परिवर्तन करें, मतलब संसार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, किसके माध्यम से? साहित्य के माध्यम से। तो उसको लकीर का फकीर नहीं बनना पड़ेगा, मतलब जैसे का तैसे नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि उसको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। क्रांतिकारी कहने का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना। क्रांतिकारी का अर्थ होता है लाना बोले परिवर्तन, ठीक है। तो आप अगर साहित्य के क्षेत्र में युग परिवर्तन, मतलब संसार में अगर परिवर्तन लाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। क्रांतिकारी मतलब नया नया लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लकीर के फकीर, मतलब जैसा पहले था वैसा ही आपने लिख दिया, उससे आप नहीं ला सकते युग में परिवर्तन, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रांतिकारी बनने के लिए आपको साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो जो आदमी क्या चाहता है, युग में परिवर्तन लाना, किसके माध्यम से? साहित्य के माध्यम से। तो वह तो लकीर का फकीर वाला काम नहीं करेगा, जैसे का तैसे तो नहीं कर सकता, तो उसको परिवर्तन लाना पड़ेगा, मतलब क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। और यह क्रांतिकारी तभी ना बनेगा जब आदमी को क्या ज्ञान हो? परंपरा का ज्ञान। अब उसको ज्ञान ही नहीं है कि प्राचीन समय में क्या हुआ, तो वो अभी कुछ बदलाव कर सकता है? अब जैसे प्राचीन समय में मानिए कि सती प्रथा था, तो उसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, तो लोगों को उसका ज्ञान होगा तब ना उसको तोड़ेगा, तब ना उसमें परिवर्तन लाएगा, तब ना एक नया युग का रचना हो सकता है।
क्या? तो परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, यह जो साहित्य होता है यह वर्ग विहीन, मतलब जो वर्ग से हीन आदमी उसका शोषण मुक्त करने का काम करता है। मतलब उस पर जो शोषण हो रहा वह शोषण उसके लिए नहीं हो, इस विचार को उठाता और इसके साथ वह शोषण मुक्त समाज का स्थापना करवाता या उसी के बारे में उस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। और इसी को कहते हैं वो कथी रे? भौतिकवाद। क्या कहते हैं बुआरे? भौतिकवाद। तो भौतिकवाद कहने का मतलब होता है क्या? वह विचारधारा जो चेतना या भाव, मतलब कोई भी चेतना का विकास करे या किसी की भावना का विकास करिए उसको मूल पदार्थ मानती है। कहने का मतलब अगर किसी आदमी के मन में आप किसी के लिए आप शोषण कर रहे हो तो वह आदमी का मूल भाव नहीं, तो उसी के खिलाफ जागृत होना क्या कहलाता है बुआरे? भौतिकवाद कहलाता। जैसे इतिहास के लिए भौतिकवाद ऐतिहासिक महत्व है, मतलब इतिहास में जो ऐतिहासिक महत्व कितना है भौतिकवाद का, उतना ही महत्व आलोचना में किसका है? साहित्य की परंपरा का। अगर इतिहास में आप देखा जाए कि भौतिकवाद का जितना ऐतिहासिक महत्व है उतना ही महत्व किसका है बुआरे? आलोचना में किसका? साहित्य परंपरा का। कोई दिक्कत? अब सर जी आलोचना क्या होता है? तो आलोचना हो गया अमूर्त संकलन। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता, इन्हें कि मरा हुआ प्राण जो दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि आलोचना में आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगा, बल्कि यह कैसा होता है? साहित्य परंपरा का मूर्त ज्ञान जैसा होता है। मतलब यह साहित्य परंपरा का दिखाने वाला ज्ञान, मतलब जिस साहित्य में साफ साफ सब कुछ छलक जाए। आ साहित्य में दिखेगा क्या? संस्कृति दिखेगा। तो वो जो संस्कृति दिखाई दे वही तो मूर्त ज्ञान, और जो संस्कृति दिखाई दे तो वो क्या है? अमूर्त ज्ञान। तो ऐसा नहीं है कि आलोचना जो होती है वह अमूर्त संकलन है, ऐसा नहीं है, बल्कि वह कैसा है? साहित्य परंपरा का मूर्त ज्ञान करवाता। ठीक। आलोचना ज्ञान विकासमान होता है। कैसा होता है बुआरे? विकासमान। और साहित्य परंपरा, हाँ, आलोचना ज्ञान जो है वो साहित्य परंपरा का विकासमान। मतलब अगर आप आलोचना ज्ञान पढ़ते हो या आलोचना ज्ञान जैसे कोई चीज दिखाने वाला ज्ञान अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जो साहित्य परंपरा उसका विकास होता है। आप कोई चीज आप किसी को दिखाइएगा तब ना लोग उसको समझेगा, तब ना उसका विकास संभव। आज जो चीज आदमी नहीं समझेगा उसका विकास संभव है? तो साहित्य का अगर विकास संभव कराना होगा तो इसके लिए आपको साहित्य परंपरा का आलोचना ज्ञान होना आवश्यक है। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद है साहित्य परंपरा जो है वह शोषक वर्ग के विरुद्ध होता है और श्रमिक लोगों के, जनता लोगों के क्या होता है? हित। शोषक वर्ग कहने का मतलब पूंजीपति लोग, कह सकते हो सामंती लोग, वही लोग ना शोषक करता था, मतलब नीचे लोगों को शोषण करता था। तो यह जो साहित्य की परंपरा है उस परंपरा में अगर देखी जाए तो यह शोषक वर्ग के विरुद्ध होते हैं और श्रमिक जनता के क्या होते हैं? हितैषी होते हैं। मैंने लिखा है संपत्तिशाली की देखरेख करने वाला। संपत्ति से समझ में आता है? पूंजीपति लोग। कौन बारे? जिसके पास सब कुछ से संपन्न हो। ठीक है, तो वही ना पूंजीपति लोग होता है। तो कहने का मतलब है कि जो संपत्तिशाली वाला जो साहित्य संपत्तिशाली के देखरेख में लिखा गया, क्या बोल रहे? संपत्तिशाली की देखरेख, मतलब जो पूंजीपति की देखरेख, मतलब उसके इर्द गिर्द नचने वाला जो साहित्य है उसका अभ्युदय कैसा होता है? या तो वर्ग साहित्य का अभ्युदय होगा, मतलब और वर्ग साहित्य को या तो वो विकास करेगा और नहीं तो उसका क्या करेगा? ह्रास करेगा, नुकसान करेगा। ठीक। संपत्तिशाली और संपत्ति विहीन। संपत्तिशाली मतलब पूंजीपति और संपत्तिहीन मतलब श्रमिक वर्ग, वही सबका पास संपत्ति नहीं होता था। ठीक है, तो ये दोनों के बीच कैसी भावना प्रकट करता है? विरोधी भाव प्रकट करता है। इसके बाद जैसे आग, आग से लोग क्या पकाते थे बोरे? खाना। यह मानव सभ्यता बन गया, मतलब जो पहले के लोग आग से खाना बनाते थे वह क्या बन गया बुआरे? मानव का सभ्यता बन गया। ठीक है सर। कल कारखाना जो किसे चलता था? भाप से या बिजली का मशीन। ठीक है, तो ये सब जो निर्माण हुआ था वो किस समय में निर्माण हुआ था? पूंजीपति के समय। तो इसका उपयोग लोगों ने कौन किया? समाजवादी लोग और पूंजीपतिवादी लोग, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका उपयोग किया था, जो भी चीज बना था। ठीक है, इसके बाद सभ्यता का जो स्तर है, ऐसा नहीं कि वह वर्ग युद्ध चाहता, मतलब जो भी सभ्यता है वह कभी नहीं चाहता कि कैसा हो? वर्ग युद्ध। वर्ग युद्ध समझ में आया? पूंजीपति और पूंजी विहीन, मतलब श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच कैसा हो? वर्ग युद्ध, बल्कि उसी तरह यह चाहता है कि साहित्य
संपत्तिशाली हित से बंधा हुआ नहीं है। मतलब सभ्यता का जो स्तर है, जैसे वर्ग युद्ध नहीं चाहता है, उसी तरह साहित्य जो है जरूरी नहीं है कि संपत्तिशाली के हित की बंधा हो, मतलब संपत्तिशाली के हित में ही बंधा हो, वह संपत्तिशाली के विरोधी भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद साहित्य की व्यापकता जो है वह स्वीकार न करना, ठीक उसी तरह जिस तरह बिजली का उपयोग किसने नहीं किया, समाजवादी ने नहीं किया। मतलब आप अगर साहित्य का जो व्यापकता है, मतलब साहित्य की जो बहुत बड़ी लेखनी है, अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो तो यह ठीक उसी तरह है जिस तरह बिजली का उपयोग किसने नहीं किया, समाजवादी ने। क्योंकि इसका आविष्कार कब हुआ था, पूंजीवादी के समय में, और पूंजीवादी लोग जो इसका उपयोग किए थे वो अपने हित में किए थे। अब जो आदमी बनाएगा तो चाहेगा ना, हम कोई चीज को बनाएंगे तो हम क्यों बनाएंगे कोई चीज को, उससे हमको फायदा, अपना हित के लिए बनाएंगे हम कोई चीज क्या। तो यही कहा कि अगर साहित्य का व्यापकता अगर आप स्वीकार नहीं करते हो तो इसका मतलब यह तो बात उसी तरह हो गया जैसे बिजली का उपयोग किसने नहीं किया, समाजवादी ने नहीं किया, अर्थात वह किस में, पूंजीवादी में बनाया गया। ठीक। साहित्य केवल एक विचार मात्र नहीं है, मतलब साहित्य एगो सिर्फ विचार ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को किसका बोध कराता है, इंद्रियों का। यह मनुष्य की भावनाओं का ज्ञान करवाता है, या कह सकते हो आप यह मनुष्य की संस्कृति का भी ज्ञान करवाता है। ठीक है। तो साहित्य सिर्फ विचार मात्र नहीं, वह विचार ही नहीं है, बल्कि वह क्या बोल रहे, मनुष्य के इंद्रियों को यह बोध करवाता है, मनुष्य को अच्छे गलत ज्ञान से परिचित करवाता है, और उनकी जो भावना है उसको वो अवगत करवाता है। ठीक। साहित्य का जो पक्ष है वह अपेक्षाकृत क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है मैं बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थाई होता है। तो साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थाई होता है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करे। ठीक है। तो यह क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन का आंसर यही छिपा हुआ है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ गया, मैंने जो यहां से यहां तक बोला, कहां से कहां तक, ध्यान दीजिएगा, ये साहित्य परंपरा के शोषक से लेके साहित्य पक्ष तक। ठीक है। इसमें आप क्या लिखिएगा कि साहित्य पक्ष अपेक्षाकृत क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं बोले, अस्थाई। क्यों होते हैं, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, विचार नहीं है, बल्कि यह लोगों के अच्छे गलत ज्ञान को क्या कराता है, बोध कराता है, उसकी इंद्रियां को बोध कराता है, उसकी भावनाओं को प्रकट करता है, और यह संपत्तिशाली के हितों से जरूरी नहीं कि वो क्या होगा, वो बंधा होगा। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार मैंने कहा कि साहित्य का व्यापकता का कौन स्वीकार करता है, जो स्वीकार नहीं करता है, इसका मतलब है कि वह बिजली का उपयोग समाजवादी नहीं किया। मतलब यह ठीक उसी तरह कहा जा सकता है जिस तरह बिजली का उपयोग किसने नहीं किया, समाजवादी ने किया। अर्थात जैसे कल कारखाने से किसने भाप, उससे बिजली मशीन चलाए जाते थे क्या, तो समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिलकर इसका उपयोग किए थे। जैसे आग का खाना बनाना क्या बन गया था, मानव का सभ्यता बन गया था। ठीक है। इसका मतलब है कि संपत्तिशाली और संपत्ति विहीन दोनों एक दूसरे के विरोधी भाव होते हैं, और यह साहित्य में देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य पक्ष जो है वह अपेक्षाकृत क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, मतलब वह रुका हुआ साहित्य होता है। ठीक। साहित्य में विकास की प्रक्रिया जो है वह उसी तरह से संपन्न नहीं होता जैसे कि समाज में, आप किसको देख लो, सामंती सभ्यता को देख लो, पूंजीवादी सभ्यता में अगर तुलना करो, तो इसका मतलब होता है कि सामंती सभ्यता से बेहतर कौन है, प्रगतिशील में पूंजीवादी व्यवस्था। अब पूंजीवादी सभ्यता से बेहतर कौन है, समाजवादी सभ्यता। तो यह उसी तरह संपन्न नहीं होता जैसे कि साहित्य में विकास की प्रक्रिया, मतलब साहित्य में जो विकास की प्रक्रिया यह उसी तरह से संभव नहीं है जैसे कि सामंती सभ्यता का, किसमें, पूंजीवादी सभ्यता का प्रगतिशील होने में, या पूंजीवादी सभ्यता का प्रगतिशील होने में किसका, समाजवादी सभ्यता। तो यह ठीक उसी प्रकार साहित्य में विकास की प्रक्रिया क्या नहीं है, संभव नहीं।
मतलब साहित्य का विकास की प्रक्रिया तभी हो सकता है संपन्न जैसे सामंती सभ्यता, पूंजीवादी सभ्यता और समाजवादी सभ्यता, इन तीनों का एक प्रगतिशील क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। क्योंकि यह तीनों का विकास होगा तभी ना कोई साहित्य का विकास हो सकता है। ठीक है, आप चरखा का नाम सुने होंगे। और जब चरखा, क्योंकि चरखा से तो उत्पादन कम होता था, मतलब चरखा जितना चीज को बना पाएगा उससे कहीं ज्यादा कौन बना पाएगा, मशीन। तो चरखा से ज्यादा तक उत्पादन किसने किया, मशीन ने किया। सामंती समाज कवि श्रेष्ठ हो या पूंजीवती कवि हो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब समझिए, जरूरी नहीं है कि सामंती समाज का जो कवि है, सामंती समाज का जो कवि है वह कैसा हो, श्रेष्ठ हो, या ऐसा भी नहीं है कि पूंजीवादी जो कवि हो वही श्रेष्ठ हो, ऐसा भी नहीं है। आधुनिक सभ्यता का जो विकास होता है वह कविता के विकास का विरोधी नहीं। मतलब आजकल जो सभ्यता का विकास हो रहा है आधुनिक रूप से, जरूरी नहीं है कि यह कविता के विकास, मतलब कविता और साहित्य दोनों अलग अलग पक्ष हो जाता है। ठीक है, तो कविता का जो विकास है उसका यह विरोधी है, कौन, आधुनिक सभ्यता का विकास, ऐसा नहीं। बल्कि आजकल का जो कवि लोग है वह स्वयं क्या बन गया, बिकाऊ बन गया। किसी का तुलना करने लगा, किसी का कॉपी करने लगा, तो वह अपनी कविता को खो रहा है। ठीक है, तो वह तो खुद बाधक बन गया, उसमें हमारी सभ्यता या जो आधुनिक सभ्यता उसका कहीं से कोई विरोधी नहीं। ठीक है, इसी में उन्होंने कहा है कि जो साहित्य नकल अगर कर रहा, हो सकता है कि आप मतलब कवि अगर लिखा तो कवि किसी का कॉपीराइट करके लिखेगा तो उसका उतना, मानो कोई सिनेमे बना और उसका सिनेमा का कोई कॉपी करके सिनेमा बनाएगा, उतना चलेगा नहीं चलेगा। तो कवि जो है वह अपना कविता को खुद खो रहा, क्योंकि वह खुद क्या बन गया, बिकाऊ माल बन गया। तो वो आरोप किस पर लगाता है, सभ्यता पर लगाता है, जबकि सभ्यता उसका कहीं से कोई बाधक नहीं। अगर साहित्य में भी कोई अगर नकल किया हुआ, कोई किसी को देखकर लिख रहा है, कॉपीराइट मार रहा है, तो वह अधम कोटि का साहित्य होता है। अधम का मतलब निम्न कोटि का साहित्य होता है, तो वह साहित्य अच्छा नहीं हो गया, वह कैसा हुआ रे, निम्न कोटि का। लेकिन कवि पुराने कवि का अनुकरण, मतलब होता क्या है कि जो कवि लोग वह पुराने कवि का क्या करता है, अनुकरण करता है, उसकी रचना को पढ़ता है, उसका मनन करता है, उससे वह सीखता है, और यह सीख कर नई परंपरा का क्या करता है, जन्म देता है। तो नई परंपरा का जन्म कब होता है, जब नए कवि लोग आ गए, नए साहित्य लोग लिखने वाले आ गए, और वह पुराने कवि का, जो प्राचीन कवि है 14वीं 15वीं शताब्दी से पहले तक, ठीक है, तो उतना कवि तक का जो लिखा हुआ चीजें, उनकी रचना, उसको वो क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसकी रचना का मनन करते हैं, और उससे कुछ सीखते हैं। और ये सब सीख कर जो नई मतलब नई साहित्य को या नई नई कवि को जो जन्म देता है, कविता को, वही क्या करता है, नई परंपरा का जन्म देता है। मतलब सब कुछ को तोड़ मरोड़ के जो फिर मैंने लिखा, तो वह नई परंपरा आ गया क्या। और यह महान साहित्यकार लोग जो होते हैं, वो तो निम्न साहित्यकार लोग बता दिए कॉपीराइट करना, ठीक है। और जो महान साहित्यकार लोग हो गए, उनकी जो कला की आवृत्ति नहीं होती, मतलब वो जो लिख दिए उसकी कोई गुणवत्ता की बनावट नहीं होती कि उसमें आप क्या लिख दीजिए। अगर उसका एक भाषा से दूसरे भाषा में भी अनुवाद किया जाए, एक भाषा जैसे को किसी भाषा में लिख दिया और उसको जिस भाषा में आप समझ रहे हो उस भाषा में अगर हम अनुवाद भी कर दिए, तो उसका जो कलात्मक सौंदर्य है, उनकी जो कला का सुंदरता है, वह ज्यों का त्यों नहीं बना रहता और बिखर जाता है। मतलब उसमें और क्या होता है, मरमाहट, या उसमें और ज्यादा क्या वो कर सकते हो, और ज्यादा उसमें क्या कर सकते हो, सौंदर्य स्थापित होता है, मतलब और ज्यादा वो सुंदर बन जाता है। ठीक है, तो जो महान साहित्यकार लोग, उनकी जो कला है कि क्या लिखने की, साहित्य लिखने की, वह आवृत्ति, मतलब उसको आप आंक नहीं सकते हो। ठीक है, अगर उसको एक भाषा से दूसरा भाषा में आपने अनुवाद भी कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसका कलात्मक जो सौंदर्य, सुंदरता, वह ज्यों का त्यों बना रहे, बल्कि वह और बिखर जाए। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन होता है, उद्योग धंधा में जो उत्पादन करते हो, और जो कलात्मक उत्पादन होता है उसमें बहुत अंतर रहता है। मतलब जिसको आपने हाथ से बनाया और जिसको मशीन ने बनाया, आप स्वेटर है तुम बनाते हो, तो कोई स्वेटर को हाथ से, कोई स्वेटर को मशीन से, लेकिन जितना मजबूती हाथ की कला में होती है उतनी मजबूती मशीन की कला में नहीं होती। इसलिए कहता है कि कलात्मक उत्पादन और किसमें, औद्योगिक उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, कलात्मक सौंदर्य कभी भी ज्यों का त्यों नहीं बना रहता है। मतलब अगर कोई चीज कला से आप कर लिए या हाथ से कर लिए, तो वह ज्यों का त्यों बना नहीं रहता। जैसे आप कह सकते हो अमेरिका भी परमाणु बम बनाया था,
रूस ने भी उसको बना लिया, कॉपीराइट हो गया। लेकिन अगर शेक्सपियर की नाटक को देखो तो आज तक कोई ऐसा देश, मतलब इंग्लैंड इसलिए कहा इसमें क्योंकि इंग्लैंड उस समय काफी प्रसिद्ध था नाटक उटक में, ठीक है, कला में। तो आज तक इंग्लैंड में भी वो नाटक नहीं बन पाया जैसा किसने, शेक्सपियर नाटक। तो इसने तो किसी का कॉपीराइट नहीं कर पाया। तो यह अपने आप में कलात्मक सौंदर्य दिखाता क्या, कि जो शेक्सपियर बना दिया आज तक वो दुनिया में कहीं नहीं हो पाया। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी वो चीज संभव नहीं हुआ। लेकिन देखो अमेरिका में एटम बम बना तो रूसो बना दिया, तो इसका तो कॉपीराइट हो गया क्या। तो इसीलिए कहते हैं कि औद्योगिक जो उत्पादन होता है वो कलात्मक उत्पादन इससे बेहतर होता क्या। चलिए अब बात आती है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या कहते बोले, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक का अर्थ होता है जिसमें दूगो विरोधी भाव का संघर्ष या दूगो पक्ष का क्या हो, संघर्ष। तो इसमें दूगो पक्ष क्या हो सकता है, एगो हो सकता है जो आगे मैं बताऊंगा ही, क्या कहते हैं, मनुष्य, और एक हो सकता है परिस्थिति। इन दोनों विपरीत, मतलब विपरीत पक्ष है, दो परस्पर पक्ष है, विरोधी पक्ष है, और इसके बीच जो संघर्ष है वही क्या कहलाता है बोले, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसमें क्या होता है कि मनुष्य का जो चेतना का आर्थिक संबंध इसको प्रभावित मानता है, मतलब उसका जो चेतना है और उससे जो उसका आर्थिक संबंध बना हुआ है यह इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। बल्कि मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, स्वाधीनता स्वीकार करना चाहिए, मतलब हम किसी के अधीन में रहने वाला काम नहीं करें, ठीक है। भौतिकवाद का अर्थ ये नहीं होता है कि भाग्यवाद, मतलब भाग्य का उदय करे या भाग्य की जो विचारधारा, ऐसा नहीं होता। जैसे आप कर लीजिए, मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है। नियामक कहने का मतलब कह सकते हो नियमबद्ध होना, निर्माण करना क्या। तो जरूरी, जैसे मनुष्य परिस्थितियों का निर्माण करता है, नियामक का मतलब अरे निर्माण करता है, कहने का मतलब कि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, मतलब मनुष्य जो है वह परिस्थितियों का निर्माण नहीं करता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां भी किसका, मानव का नियामक नहीं, मतलब परिस्थितियां भी मनुष्य का निर्माण नहीं करता क्या। तो यह मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर, जो क्वेश्चन मोस्ट है उसको मैं यहीं पर चर्चा क्लास में करते जाता हूं ताकि आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टियों द्वारा प्रमाणित करता है। तो यही मनुष्य और परिस्थितियों के द्वारा। वो क्या करता है जो मैं भी बोलूंगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और होना चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर द्वंद्वात्मक कहने का मतलब समझ में आया कि चेतना, मनुष्य का जो चेतना का आर्थिक संबंध वह क्या मानता है, प्रभावित मानता है, और बल्कि मनुष्य को क्या बनना चाहिए, बोले स्वाधीनता उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका अर्थ जरूरी ये नहीं है कि भाग्यवाद ही, मतलब भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद ही हो, ऐसा नहीं। अगर मनुष्य, और जिससे मनुष्य परिस्थितियां का जन्म नहीं देता या उसका निर्माण नहीं करता, ठीक उसी तरह परिस्थितियां भी किसका, मानव का नियमबद्ध नहीं या मानव का निर्माण नहीं करता। और यही दोनों कैसा है, द्वंद्वात्मक संबंध, मतलब दोनों में विरोधी भाव का संबंध, ठीक है। इसीलिए साहित्य क्या होता है, स्वाधीन होता है। साहित्य क्या होता है बोले, स्वाधीन। तो यही पे उसका अर्थ हो गया, और इसी अर्थ को वहां पर क्या करना, लिख देना, ठीक है। गुलामी तो अमेरिका में भी हुआ था और एंथेक्स में भी। कहां बोले, एंथेक्स यूरोप में पड़ता है, ठीक है। लेकिन एंथेक्स जो है वह पूरे, मतलब एंथेक्स का जो सभ्यता है वह पूरे यूरोप को क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कर दिखाया। गुलाम तो दुन्नू था, लेकिन दुन्नू के गुलामी होने में एंथेक्स ने अपन सभ्यता को पूरा यूरोप में क्या करवाया, प्रसार प्रचार करवाया, उससे पूरा यूरोप प्रभावित हुआ। लेकिन अमेरिका से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। सामंतवादी जो है वह पूरी दुनिया में कायम रहा। सामंतवादी तो हर जगह उस टाइम व्याप्त था, ठीक है। सामंती दुनिया का दूगो केंद्र था, मतलब हर जगह था, लेकिन उसका दो केंद्र था। कौन कौन, एगो भारत था, एगो ईरान। यहाँ पर सामंती व्यवस्था कुछ ज्यादा देखने को मिलता था, ठीक है। पूंजीवादी जो विकास है वह यूरोप के लगभग लगभग तमाम मतलब अधिकांश देशों में, यूरोप के अधिकांश देशों में। लेकिन राफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, ये सब देन किसका है, इटली का ही। ये सब एंजोले का ही देन है, ठीक है।
इस प्रकार विशेष सामाजिक परिस्थितियां में भी कला का विकास संभव है। मतलब आपने देखा कि अगर बहुत सारा सामाजिक जैसे हुआ ना विपरीत परिस्थिति में क्या हुआ, जैसे कोई देश गुलाम था,